आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। एक और जरूरी बात है, अब से जो है हमारे यहाँ जो 6 और 7 8 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 में 7 में और 8 में जो भी बच्चे बीएसपी से यानी कि बिहार बोर्ड से है, उनको पूरे साल का सिर्फ और सिर्फ 699 रुपया में ही पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, 699 रुपया में ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन जो है 699 रुपया में ही इस बार से अब चालू कर दिया गया है। अगर जो भी बच्चे 9th और 10th में है और बिहार बोर्ड से है, उसको पूरे 12th मंथ का जो कोर्स है, ऐसे आप लोगों को 5000 रुपीज़ तक पे करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ 1199 यानी कि 1200 रुपये में आप पूरी क्लास कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा और संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। अलग से कहीं नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें यहीं पढ़ाई जाएगी एवं इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हो या संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण। ठीक है, बहुत सारे टीचर का है जो 500 से 600 रुपया मंथली लेते हैं और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी कि साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ा के छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 799 रुपया देना पड़ेगा, या 9th का हो या 10th का हो, सिर्फ 799 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 799 में आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको PDF मिल जाएगा, PDF ऑनलाइन क्लासेज सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ अब आते हैं इंटरमीडिएट आर्ट्स। जो बच्चे इंटरमीडिएट आर्ट्स में है उनको 12th मंथ का कोर्स, इसमें भी आपको लगभग 5000 रुपीज़ ही सब ले लेता है। मतलब मंथली जो है 400 से कम आपको कहीं भी कोचिंग संस्थान में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 1499 रुपया में आप पूरे क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्लास भी चलेगा। ठीक है, और PDF के साथ पढ़ाया जाएगा, PDF। ठीक है, और 99% सफलता की गारंटी है। ठीक है, 99%, 1% तो बात ही खत्म कीजिए। 99% या मेरी गारंटी है कि जो पढ़ाया जाएगा वो आपको एग्जाम में 99% तक जो है आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रैश कोर्स। अगर इंटरमीडिएट आर्ट्स में है, इसकी क्रैश कोर्स का भी 799 रुपया है। इसमें आपको लाइव क्लास सारी चीज़ें मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज से लेकर हर एक चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखें तो 699 रुपया मंथली आपका सिर्फ 60 रुपया पड़ रहा है। समझिए कि जब बैठने का जगह, बैठने का चार्ज तक नहीं है, यहाँ आप पढ़ भी जाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखें 9th और 10th में आप 100 रुपया में हम जिस समय ज़माना में हम लोग पढ़ते थे उस समय 100 रुपया में नहीं पढ़ाया जाता था। आज आप लोगों को 100 रुपया में हम खुद पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर 125 रुपया पर मंथ आपको पड़ेगा। इतना तो लोग आज भी खा पी के इधर उधर कर देता है कि नहीं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10 का। आज हम लोग फिजिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10 का जो है फिजिक्स उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं फिजिक्स की ओर। चलिए आज हम लोग इसमें क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। ठीक है, लघु, अति लघु के लिए जो भी प्रश्न है उसका क्वेश्चंस का हम लोग आज इसमें आंसर करेंगे। ठीक है, और यह 100% गारंटी है कि यही सब क्वेश्चंस जो है आपको आएंगे। बहुत मेहनत भी लगा है हम लोगों को बनाने में, पूरे खोज के बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश कैसे परावर्तन करता है और अपवर्तन करता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये भाग 1 है। ठीक है, ये भाग 1 है। यहाँ हम लोग 1 से लेकर लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हम
लोग 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। चलिए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। जैसे भाग क्यों रहा है भाई, चलो आ जाओ चलिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है, जैसे देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। जैसे चलिए इसका प्रश्न का उत्तर है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जैसे देखिए जब सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि सघन ऊपर वाला जो है यह सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है, सघन है, और नीचे जो है यह विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से होते हुए विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर, अभिलंब से हटती है, परे मतलब अभिलंब से हट जाती है। जैसे ये आपके डॉट डॉट जो लाइन है यह अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, यह डॉट डॉट लाइन क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब से क्या होता है, हटती है। जैसे यहाँ से आई, यहाँ से कोई प्रकाश आती है और यहाँ पे पड़ने के बाद देखिए यह अभिलंब से दूर चली जाती है, यानी कि अभिलंब से क्या हो गया, दूर चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अर्थात विरल माध्यम में बना जो अपवर्तन कोण है, यानी कि कोण आर जो है सघन माध्यम में बने आपतित कोण आई से बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब समझिए आपतित किरण, आने वाली किरण यही है। यहाँ पर जो कोण आर बना है, कोण आर बना है, यहाँ पे जो कोण बनता है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनता है इसको कोण आई कहते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपतित कोण मतलब अपवर्तित कोण आपतित कोण से बड़ा होता है, अपवर्तित कोण आपतित कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण, विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि फिर से एक बार समझिए अच्छे से, ठीक है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है, ताकि कहीं पे भी किसी को दिक्कत ना आए। जैसे इसको फिर से एक बार मिला देते हैं और फिर से समझते हैं। जैसे देखिए जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से आकर और विरल माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए नीचे विरल माध्यम है, नीचे क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। कहाँ जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। अपवर्तित कोण आर सघन माध्यम में बने आपतित कोण आई, यानी कि विरल माध्यम में बना कोण अपवर्तित कोण कहलाता है। अच्छा ओ सॉरी, इससे पहले हम लोग उल्टा बता दिए थे ना, ठीक है। विरल माध्यम में जो अपवर्तित कोण है, अपवर्तित कोण यानी कि कोण आर जो है सघन माध्यम में बने अपवर्तित कोण, सघन माध्यम यही है, सघन माध्यम में बने अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। यानी कि इससे देखिए यह बड़ा है, यानी कि यहाँ देखे जाए तो यहाँ इतना ही वो कोण है, इतना ही बड़ा कोण है, लेकिन यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनना है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण है, यहाँ पे समकोण है हो जाए तो इसी के सापेक्ष सघन माध्यम में जो अपवर्तित कोण है, यानी कि यहाँ पे जो सघन माध्यम में जो अपवर्तित कोण होता है उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। पेरिस्कोप किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है। देखो पेरिस्कोप एक यंत्र होता है, देखिए इसका नाम है पेरिस्कोप। क्या है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, इसका क्या नाम है, पेरिस्कोप। देखिए तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु कहीं छिपी हुई है,
इससे हम लोग देख सकते हैं बिना बाहर निकले, ठीक है। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जो हाई क्वालिटी के जो भी प्रिज्म होते हैं, पेरिस्कोप होते हैं, उसमें जो है प्रिज्मों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रिज्मों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, जैसे यह पनडुब्बी से निकला हुआ क्या है, यहाँ इसके नीचे क्या होगी, पनडुब्बी। पनडुब्बी से यह पेरिस्कोप निकालता है और आराम से यहाँ से देख सकता है, ठीक है। यहाँ से पेरिस्कोप निकाला, यहाँ पे समतल दर्पण लगा होता है, यहाँ से टकराते हुए फिर वह कहाँ देख सकता है, नीचे देख सकता है। जैसे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कोई है, अगर मान लेते यहाँ पे कोई है, या इसका परछाई किस पे बनेगा, इसका इस पे बनेगा, और यह 45 डिग्री पे घुमा हुआ है, और इसका परछाई किस पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसका परछाई यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, इसके आंखों तक आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पेरिस्कोप से बाहर छुपी हुई चीजों को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग बचपन में शीशा लेकर और कोना कानी में इधर उधर जो है हम लोग क्या करते थे, धूप को ले आते थे। ठीक उसी प्रकार से इसमें जब पेरिस्कोप काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। समतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसकी विशेषता लिखिए। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर उसका पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए जो है दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक है। मान लेते हैं अपने शरीर का पूरा भाग अगर देखना है, ठीक है, तो हमारे सामने जो दर्पण होना चाहिए वो कितना बड़ा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। हमारी कितना होना चाहिए, हमारे आधा, तभी हम अपनी पूरी चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम जितना दूर दर्पण से रहेंगे उतना ही दूर उधर जो है पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ होगा, यानी कि ये दूरी के बराबर होंगे, ठीक है। जितना बड़ा हमारा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसमें हमारा क्या बनेगा, वस्तु बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा वस्तु बनेगा। जितना दूर हम लोग दर्पण से रहेंगे उतना ही दूर हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और साथ ही साथ देखिए समतल दर्पण में कोई भी वस्तु जो है वह उसका जो पिक्चर बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। देखिए इधर जो क लिखा हुआ है उधर समतल दर्पण में कैसा दिखने को दिखता है, ठीक है, यानी कि उल्टा सेम दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पणों के उपयोग के लिखना है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इसको लिखना है। तो अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कहा गया है उत्तर, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। अवतल दर्पण के कहाँ उपयोग है तो देखते हैं। देखिए बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है, यानी कि ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया, ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वाहन के हेडलाइट, लैंपों में, सर्च लाइट जो पुलिस लेके चलती है, टॉर्च जो पहले जो टॉर्च आता था अभी भी आता है, टॉर्च में इत्यादि में बनाने में किया जाता है। उसका जो जहाँ पे बल्ब लगता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। शेविंग करने में, दाढ़ी भी बनवाने में, बाल कटवाने में, जो सैलून में जो दर्पण लगा होता है वह दर्पण अवतल दर्पण ही होता है। इसके बाद दंत चिकित्सक के रूप में, दांतों को बड़ा करके देखने में जो है इसका प्रयोग दंत चिकित्सक द्वारा होता है। एवं रोगी जो बहुत विशेष कोई रोगी होता है तो विशेषज्ञ रोगी के द्वारा भी इसका परीक्षण, मतलब विशेषज्ञ रोगी के द्वारा परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कभी कभी कान नाक ये सब का भी जो भी जांच करता है जो विशेषज्ञ, वो लोग भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दंत डॉक्टर,
कान को हेडलाइट, देखिए गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, नाक में, जीभ में, मुंह में और ऐनक के रूप में भी हम लोग इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही लंब, ये तीनों एक ही दल में होते हैं। कहने का मतलब आने वाली किरण, अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण तीनों एक ही लंब, एक ही यानी कि एक ही तल में होता है। ठीक है, एक ही तल में होता है। अगला है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई, यानी कि आपतन कोण को आई कहा गया है। इसको आई की जया तथा अपवर्तन कोण आर की जया जो होता है का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को स्नेल का ही नियम कहते हैं। स्नेल का नियम किसे कहते हैं, जब स्नेल का अगर नियम पूछे तो कुछ नहीं है, अगर इसको ये याद है आपको तो स्नेल का भी नियम आपको ये एकदम आसानी से याद हो जाएगा, एकदम बच्चा की तरह। जैसे जब कोई एक ही रंग के प्रकाश, यानी स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम अगर पूछे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी स्नेल का नियम हो गया। स्नेल का नियम है कि जब कोई प्रकाश, मतलब एक ही प्रकाश के, मतलब जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें इन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है। तिरछा पड़े, कैसा पड़े, तिरछा। जैसे देखिए इसमें तिरछा दिखाया गया है, तो आपतन कोण आई की जया जो होती है, अपवर्तन कोण आई की जया के अनुपात का एक नियतांक होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। जैसे देखिए एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि यह वस्तु है और इसका प्रतिबिंब जो यहाँ बन रही है, ठीक है, जिस वस्तु की प्रतिबिंब बन रही है उस वस्तु का साइज दर्पण, यानी कि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। ठीक है, दर्पण द्वारा बनाए गए साइज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसे धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है, यानी कि जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा इसमें पिक्चर बनना चाहिए। इसी को हम लोग आवर्धन +1 कहते हैं। इसको धनात्मक चिन्हों द्वारा इसको हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यानी कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है। ठीक है, यानी कि क्योंकि इसका जो साइज होता है दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताना है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग देखिए, अगर उत्तल लेंस देखिए होइएगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस का दो उपयोग है। पहला है नेत्र से दूर दृष्टि को सुधारने के लिए, अगर आपको दूर दृष्टि हो गया है, ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, ठीक है, इसमें देखो कीड़ा को देख रहा है, ठीक है, तो जैसे अगर आपको दूर दृष्टि हो गया है, दूर दृष्टि अगर हो गया है, ठीक है, तो आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता है। उसके बाद है छपाई के छोटे छोटे अक्षर को देखने के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत छोटा छोटा चीजें लिखा होता है, तो उसको ऐसे हम लोग एक शीशा के द्वारा देखते हैं, तो उसमें जो लेंस लगा होता है वह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, और भी बहुत जगह उपयोग होता है। जैसे देखिए इसी से हम लोग देखते हैं छोटे छोटे चीजों को। ठीक है, अगला है कैमरे में, साथ ही साथ माइक्रोस्कोप में भी जो यूज होता है वह उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का। यहाँ दो हुआ, यहाँ तक प्रयोग बता दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन देखिए,
प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखना है। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर पड़ती है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होती है, यानी कि वहां से क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित दिशा में बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं यह एक शीशा है, इधर से रंगा हुआ है, ठीक है, और कोई प्रकाश यहाँ पे तिरछा पड़ रही है और यह टकरा कर इधर चले जाएगी इधर, ठीक है। कोई प्रकाश इस शीशे पे यहाँ पे पड़ के चिकनी सतह से टकरा कर वापस चली जाती है, इसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होगा, यानी कि आने वाली बिंदु, अभिलंब का कोना और परावर्तित किरण सब एक ही तल पे होगा। अगला है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि देखिए यहाँ से जो किरणें आई, जैसे यहाँ से जो किरणें आई है इसका कोण यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, यही कहने का मतलब है। ठीक है, यानी कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि यह कोण देखिए यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। असल ही एक ही तल पे है, देखिए यहाँ पे आया एक ही तल पे, ये भी एक ही तल पे और ये भी एक ही तल पे है। ठीक है, जैसे एक लाइट देखिए यहाँ पे अगर लाइट चिकनी सतह पे पड़ने के बाद परावर्तन हो जाता है, यह जो है आपका विलंब हो गया, यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा फिर से हो गया नहीं, छोटा है थोड़ा सा नीचे हो गया। चलिए अब आते हैं, दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी कि उत्तल लेंस कौन है, अवतल लेंस कौन है और कांच की एक वृत्ताकार प्लेट कौन है, इसको छुए बिना यानी कि बिना छुए हम लोग कैसे इसको पहचान सकते हैं कि यह कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है और कौन कांच का एक वृत्ताकार गोला है, जैसे गोली है। ठीक है, बिना छुए कैसे करेंगे, तो देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की एक पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर क्या उठाने से यदि अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखेगा, अक्षर अगर बड़ा होता हुआ दिखेगा तो वह कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार छोटा होते चला जाएगा तो वह अवतल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, कांच का एक टुकड़ा होगा, कांच का एक वृत्ताकार पट्टिका होगी। ठीक है, अब आगे है, हमें वाहनों में उत्तल दर्पणों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण को हम लोग गाड़ी में जो लगाते हैं साइड मिरर के रूप में, वहां पे उसको वरीयता क्यों देते हैं, क्यों नहीं हम लोग दूसरे दर्पण को लगाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में भी इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी सीधा बनाता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, यानी छोटी सी शीशा में देखिए इतना ही वो शीशा है, यहाँ पे अगर गौर कीजिए तो इतना ही शीशा में इतने बड़े बिल्डिंग को इसमें एडजस्ट हो गया है। ठीक है, इतने बड़े बिल्डिंग को क्या कर लिया है इसमें, देखिए इतने बड़े एरिया को यह कवर कर लिया है। ठीक है, यानी छोटी सी चीजों में यानी छोटा सा शीशा में इसलिए बहुत बड़े एरिया को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, इसलिए इसको ज्यादातर वरीयता दिया जाता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित, बाहर की ओर यानी कि उठा हुआ होता है, बाहर की ओर क्या होता है, उठा हुआ होता है, इसलिए यह बहुत बड़े एरिया को यह कवर कर लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है।